दोस्तों, जब मुंबई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हर तरफ गैंगवार चलने लगती है, हर रोड हर गली में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती है। दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अब मौत की मंडी बन चुकी थी। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, हर रोड पर सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट ही सुनाई पड़ रही थी। मुंबई में कई गैंग आपसी गैंगवार में जूझ रहे थे। छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक सब दहशत में थे। कब गोली चली और कब किसकी लाश गिरी किसी को पता नहीं। जब मीडिया और पब्लिक रोड पर उतर जाते हैं, चारों तरफ त्राहिमाम कोहराम मच जाता है, तब नेता, पुलिस, क्राइम विभाग सब मिलकर एक टीम का गठन करते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम का, और एक एड़ा एसपी इसका नेतृत्व करते हैं। और शुरू होता है मुंबई में कानून का तांडव। और वो एसपी साहब गुंडों और माफिया के बीच तांडव मचा देते हैं। जब धीरे धीरे परत दर परत जब सारा राज का पर्दाफाश होता है दोस्तों, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा मंत्री नेता का हाथ था। आखिरकार उस नेता को आम पब्लिक, मीडिया, पुलिस के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और ये उस एसपी साहब का आखिरी एनकाउंटर था। आइए दोस्तों, इस सच्ची कहानी में जानते हैं एक जांबाज, बहादुर, निडर और एड़ा किस्म के एसपी ने कैसे एक एक करके सभी माफियाओं को मौत के घाट उतार दिया, और इन माफियाओं का इस्तेमाल करने वाले नेता को कैसे मारा, कैसे सभी राज का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक बांद्रा के रोड से होती है। वहाँ एक बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकता है। उसमें से 2 शूटर उतरते हैं और दनादन गोलियों से तड़तड़ाहट के साथ उसका अंत करके भाग जाते हैं। दूसरा घटना दोस्तों, मलाड में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को एक माफिया का फ़ोन आता है कि 10 लाख रुपया प्रोटेक्शन मनी दो, नहीं तो तुम्हें ऊपर का टिकट पकड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, वो बिजनेसमैन पुलिस से सहायता मांगने पुलिस स्टेशन आता है, और जैसे अपना कंप्लेन लिखा के पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, उसी वक्त माफिया के 2 शूटर पुलिस स्टेशन के सामने ही उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। तीसरा घटना होता है दोस्तों दादर में। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बैंक में अपना पूरा पैसा जमा कराने जाता है। वो अपनी गाड़ी से अपना सूटकेस लेकर रुपयों से भरा हुआ जैसे ही नीचे उतरता है, 2 गुंडे आते हैं और गन पॉइंट पर उसका सारा रुपया उसे छीन लेते हैं। विरोध करने पर उसे गोली मार दी जाती है। एक घटना और होता है बरसोवा में। 2 बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल से किडनैप कर लिया जाता है और उसके अमीर बाप से फिरौती मांगी जाती है, और पुलिस को बताने पर या फिरौती ना देने पर उस बच्चे को मार देने की धमकी दी जाती है। दोस्तों, अब आम पब्लिक में हाहाकार मच चुका था। मीडिया और आम पब्लिक सड़क पर उतर चुकी थी। अब राज्य की सरकार पर और डीजीपी साहब पर बहुत दबाव पड़ने लगा था, गृह मंत्रालय का, कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। और दोस्तों, आखिरकार बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, पुलिस के आला अधिकारी, क्राइम ब्रांच सब मिलकर एक मीटिंग का गठन करते हैं। और ये मीटिंग मुंबई के एक बहुत बड़े मंत्री के बंगले पर चल रही थी, और उस मीटिंग में शामिल थे मुंबई के बड़े बड़े नेता, पुलिस के बड़े बड़े आला ऑफिसर, क्राइम ब्रांच के बड़े बड़े ऑफिसर। और दोस्तों, मुद्दा एक ही था कि मुंबई में मचे हाहाकार को, मुंबई में मचे क्राइम को कम कैसे किया जाए। तभी दोस्तों, गुस्से में फाइल को फेंकते हुए होम मिनिस्टर साहब डीजीपी साहब को बोलते हैं, बस अब बहुत हो चुका। अब अगर मुंबई को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मुंबई पाकिस्तान बन जाएगा। डीजीपी साहब सर झुकाते हुए बोलते हैं कि सर, मुंबई में 2 गैंग एक्टिव है, एक कालिया गैंग और एक भैरव गैंग। और दोनों के आपसी गैंगवार ने मुंबई में उत्पात मचा रखा है, और दोनों गैंग की पहुंच पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी से लेकर राजनीति तक है। पूरे सिस्टम को उन्होंने खरीद लिया है। अब हमें अगर मुंबई को कंट्रोल करना है तो सिस्टम से हटकर हमें कुछ अलग ढंग से करना पड़ेगा। तभी क्राइम ब्रांच का एक बहादुर ऑफिसर खड़ा होता है और बोलता है, सर, गुंडे का, माफिया का मन इतना बढ़ा हुआ है कि हम कानून के दायरे में रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इन्हें शांत करना है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है, तो हमें भी इनके साथ गुंडा बनना पड़ेगा और इनकी ही भाषा में इन्हें समझाना पड़ेगा। होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा? वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बोलता है, मतलब एक ही है सर, फैसला ऑन द स्पॉट, सीधा एनकाउंटर। दोस्तों, होम मिनिस्टर साहब ना चाहते हुए भी कहते हैं, अगर वक्त की मांग यही है, अगर मुंबई की मांग यही है, तो यही सही, एक एनकाउंटर टीम बनाया जाएगा। लेकिन समस्या है कि एनकाउंटर टीम को लीड कौन करेगा, कौन ऐसा जांबाज ऑफिसर है? दोस्तों, वहाँ उपस्थित सभी पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं
और सर्वसम्मति से सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, एसपी दया नायक। होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि एसपी दया नायक अभी कहाँ है। तभी डीजीपी साहब बोलते हैं कि सर, एसपी दया नायक एड़ा किस्म का बहादुर जांबाज ऑफिसर है, गुंडे माफिया को देखते ही उसका खून खोल जाता है और सीधे उसे शूट कर देता है। इसी चक्कर में वो फंसा हुआ है और वो अभी सस्पेंड चल रहा है। दोस्तों, होम मिनिस्टर साहब सबकी मौजूदगी में दया नायक को बुलाते हैं और सभी बातों से अवगत कराया जाता है। दया नायक बोलते हैं कि सर, मैं इस शहर में क्या हो रहा है मैं अनजान नहीं हूँ, सब कुछ जान रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं सस्पेंड हूँ। अगर मेरा चले तो मैं सभी माफियाओं को एक एक करके गोली मार दूँ। दोस्तों, होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं अब तुम्हारा ही चलेगा और अब तुम ही चलाओगे। अब तुम्हारे अंदर एक एनकाउंटर टीम का गठन होगा। तुम अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच उनसे छांट कर बहादुर जवानों का एक टीम बना लो जो एनकाउंटर टीम कहलाएगी। उसका नेतृत्व आप करोगे, एसपी दया नायक। दोस्तों, फिर क्या था, एसपी दया नायक को अपना मनमांगा मुराद मिल जाता है, क्योंकि वो गुंडे माफिया से बहुत चिढ़ते थे। अब तो उन्हें खुली छूट मिल गई थी फैसला ऑन द स्पॉट करने का। दोस्तों, 2 हफ्ते के अंदर एसपी दया नायक सबका पुलिस रिकॉर्ड चेक करते हैं और उसमें से कई बहादुर जवान को छांट लेते हैं। कुछ पुलिस वाले से थे और कुछ क्राइम ब्रांच से थे, और एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम बनाया जाता है। उसको नेतृत्व करने वाले थे एसपी दया नायक, और अपनी टीम को लेकर एक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे और बोलते हैं कि सबसे पहले हमें अपने मुखबिर को अलर्ट करना पड़ेगा, हमें खुद अलर्ट रहना पड़ेगा, और इस मुंबई में दोनों टीम के मुख्य जो लीडर हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा, जो अपने गैंग को संभाले हुए हैं, गैंग के कर्ता धर्ता हैं, और धीरे धीरे करके उन्हें साफ करना पड़ेगा। उसके बाद मुंबई बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जोर से बोलते हैं अब मुंबई में सिर्फ कानून चलेगा या दया नायक की सिर्फ गोली। उसके बाद दोस्तों, मुखबिर, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, एनकाउंटर टीम के ऑफिसर और पुलिस के ऑफिसर सब मिलकर मेहनत करते हैं और दोनों गैंग के मेन लीडर का पर्दाफाश करते हैं। उनका नाम उजागर हो जाता है और दया नायक एक लिस्ट बनाते हैं। जो लिस्ट इस प्रकार था दोस्तों, कालिया गैंग के 4 ओहदेदार थे जो पूरे गैंग को संभाले हुए थे। पहला था बंटी फायर, जो कालिया गैंग का शार्प शूटर था, अपने गैंग के इशारे पर किसी की भी हत्या कर देना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। दूसरा था मकबूल कुरैशी, जो कि स्मगलिंग का मास्टर था, पूरा अंडरवर्ल्ड में स्मगलिंग वही किया करता था। तीसरा था राजा तोमर, जो ड्रग्स का धंधा संभालता था। और चौथा था सन्नी डागर, जो मटका का धंधा संभाला करता था। ये तो कालिया गैंग का हो गया। अब दोस्तों, भैरव गैंग का नंबर आता है। अब भैरव गैंग के 4 ओहदेदार सुन लीजिए। पहला था भैरव गैंग का नाना यादव, जो बच्चे का अपहरण किया करता था और उसके माता पिता से फिरौती मांगा करता था। दूसरा था मोंटी शेट्टी, जो बम बनाने में काफ़ी माहिर था। तीसरा था बबलू, जो बड़े बड़े उद्योगपति से फिरौती मांगा करता था। और चौथा था बबलू का साथी जोनी बारूद, जो फिरौती ना देने वाले को सीधा गोली मार दिया करता था। दोस्तों, एसपी दया नायक अपने टीम का फिर से एक मीटिंग लेते हैं और बड़े से दीवार पर 8 गैंगस्टर का बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ था और प्लान बनाते हैं और बोलते हैं एक एक करके इन सबका विकेट गिराना ही पड़ेगा, इन्हें शूट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, पहला नंबर आता है कालिया गैंग का बंटी फायर का। बंटी फायर को जब भी फुर्सत मिलती थी अपना बोट लेकर समुद्र के बीच में निकल जाता था। वहाँ बैठकर मस्ती से मछली मारा करता था और बियर पिया करता था। उसके साथ कई लड़कियाँ रहती थी, काफ़ी मस्ती किया करता था। मुखबिर दया नायक को सब रिपोर्ट दे देते हैं, कब वो बोट लेकर जाता है, कब बोट लेकर आता है। दोस्तों, दूसरे दिन एसपी दया नायक अपने एनकाउंटर टीम को लेकर वहाँ एक जाल बिछाते हैं और बंटी फायर जैसे ही समुद्र से मस्ती करके किनारे आ रहा था और किनारे आने के बाद बोट से पहला कदम धरती पर रखता है, उसी के साथ ही एसपी दया नायक का गन गरज जाता है और हवा में 4 फायर होते हैं, दाएं 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 दाएं, और परकटे पंछी की तरह बंटी फायर सीधा फायर हो जाता है। बंटी फायर को समझने की और समझने की मौका नहीं मिलता है और सीधा वो परलोक चला जाता है। अब बंटी फायर के फोटो पर क्रॉस लग चुका था। दूसरा नंबर था कालिया गैंग का मकबूल कुरैशी का। दोस्तों, मुखबिर को अलर्ट किया जाता है और मुखबिर खबर देता है कि कल रात 12 बजे दुबई से एक ड्रग्स का खेप लेकर आ रहा है एक बड़ा माफिया, और मकबूल कुरैशी बरसोबा के एक पुल के नीचे रात को 12 बजे उसे अटेंड करने वाला है। दोस्तों, फिर क्या था, एसपी दया नायक अपनी टीम को लेकर वहाँ एक जाल बिछाते हैं। ठीक 12 बजे दुबई का और ड्रग माफिया ड्रग लेकर वहाँ आया था और दोनों में आदान प्रदान हो ही रहा था। तभी दोस्तों, पुलिया पर चारों तरफ से एसपी दया नायक और उनके टीम की गन गरज उठती है और अंधाधुंध फायरिंग होती है। तड़तड़ाहट से पूरी मुंबई गूंज जाती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मकबूल कुरैशी और उसके आदमी और जो ड्रग्स लेकर दुबई से आया हुआ था उसके भी आदमी सारी की लाशें वहाँ बिछ जाती है,
सारे मारे जाते हैं। दोस्तों कालिया गैंग का तीसरा नंबर था राजा तोमर का। राजा तोमर ड्रिंक का बड़ा ही शौकीन था और एक मुखबिर खबर देता है एसपी दया नायक को कि राजा तोमर दादर का एक सबसे फेमस बार लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक में आज पीने जा रहा है। फिर क्या था दोस्तों, एसपी दया नायक जाल बिछाते हैं और अपनी टीम के साथ वहाँ पर आसपास छिप जाते हैं और एक मुखबिर से ये पता चलता है राजा तोमर की गाड़ी कौन सी है और एसपी दया नायक अपने मास्टर की से उसकी गाड़ी खोलते हैं और पीछे वाले सीट पर अलर्ट होकर सो जाते हैं। उनके टीम का मेंबर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर निगाहें रखे हुए थे। दोस्तों रात के करीब करीब 1 बजे के आसपास राजा तोमर फुल नशा में ड्रिंक करके लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक बार से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठता है। तभी पीछे से एसपी दया नायक उठते हैं और गन उसी गनपट्टी पर रख देते हैं। अब बोलते तूने अब बहुत पी लिया, अब मुंबई को बहुत सता लिया, अब इस मुंबई को अलविदा कहो और जाने की तैयारी करो। दोस्तों राजा तोमर एसपी दया नायक को बहुत सारा लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन एसपी साहब ट्रिगर दबा देते हैं। धाई की आवाज़ होती है और कनपट्टी में सुराख हो जाता है और राजा तोमर की आत्मा उस सुराख से बाहर निकल जाती है। दोस्तों चौथा नंबर था सन्नी डागर का, जो मुंबई के अंधेरी में मटका का क्लब चलाया करता था। एसपी दया नायक अपनी टीम के साथ वहाँ पर मटका में जुआड़ी अरबपति बनकर जुआ खेलने जाते हैं और जो भी वहाँ पर बेटर वोटर काम कर रहे थे उन्हें बहुत मोटी मोटी टिप देते हैं और धीरे धीरे उससे उगलवा लेते हैं सनी डागर कहाँ बैठता है। एक बैरा सनी डागर का ऑफिस उन्हें दिखा देता है और दया नायक उसमें घुसते हैं, बिना कुछ बोले सीधा फायर करते हैं। सनी डागर अपने चेयर पर बैठे बैठे मौत की नींद में चला जाता है। दोस्तों कालिया गैंग का चारों स्तंभ गिर चुका था, अब कालिया गैंग चरमरा गई थी। अब नंबर आता है भैरव गैंग का। भैरव गैंग में सबसे पहला नंबर था नाना यादव का, जो बच्चे का अपहरण किया करता था। एसपी साहब अपने मुखबिर से पता करते हैं कि नाना यादव का इकलौता बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल से एसपी दया नायक उसके बच्चे को ही किडनैप कर लेते हैं और नाना यादव को अकेले आने पर मजबूर कर देते हैं। नाना यादव अपने बच्चे को बचाने के लिए अकेले आता है और एसपी के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि हमारी दुश्मनी तुमसे है, बच्चों को छोड़ दो। एसपी दया नायक बोलते हैं तुम याद करो तुम क्या करते थे, तुम भी तो बच्चे का सपोर्ट लेकर बच्चे को किडनैप कर कर उसके पिता से फिरौती मांग करते थे। आज जब तेरे बच्चे पे आ गई तुम्हें कानून सूझ रहा है। दोस्तों नाना यादव बोलता है कि सर ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे छोड़ दीजिए। एसपी साहब बोलते ज़रूर छोड़ दूंगा और बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन बदले में नाना यादव को शूट कर देते हैं। अब दोस्तों शुरुआत हो गया था भैरव गैंग का सत्यानाश का। दूसरा नंबर था मोंटी शेट्टी का, जो कि बम बनाने में काफ़ी माहिर था और उसे महंगे दामों में बेचा करता था और बड़े बड़े उद्योगपतियों को उड़ाने में उसका उपयोग किया करता था। दोस्तों एसपी दया नायक एक मुखबिर के माध्यम से सौदा करते हैं, बहुत बड़ा माफिया बनकर बम खरीदने जाते हैं। साथ में उनका एनकाउंटर टीम का पूरे लोग थे और मोंटी शेट्टी से ही बम लेते हैं, उसके बारे में पूछते हैं और महंगा महंगा टाइम बम लेते हैं। सब सिस्टम समझ जाते हैं और उसी वक्त मोंटी शेट्टी को कवर कर लेते हैं पिस्टल से। उसे एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है, उसके मुंह पर टेप चिपका दिया जाता है। जो भी उसके आदमी थे जो विरोध करते थे उसे शूट कर दिया जाता है और शक्तिशाली टाइम बम वहाँ सेट करके वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों कुछ ही देर बाद वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और मोंटी शेट्टी का पूरा अड्डा तहस नहस हो जाता है और मोंटी शेट्टी के चिथड़े उड़ जाते हैं, उसके आदमियों के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, सब सत्यानाश। दोस्तों तब तक मुंबई में शांति धीरे धीरे स्थापित हो रही थी। लोग बाग अब पुलिस से डरने नहीं लगे थे और माफिया से भी डरने नहीं लगे थे। अब लोग पुलिस पर भरोसा करने लगे थे और एसपी दया नायक रोज़ मीडिया में इंटरव्यू देते थे कि आम पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात होती है, कोई आपको डराता धमकाता है तो आप पुलिस की मदद लें, पुलिस पर भरोसा करें। और दोस्तों इस बात का प्रभाव वहाँ पड़ रहा था। तभी दोस्तों भैरव गैंग से बबलू का एक बड़े उद्योगपति को फ़ोन आता है कि 10 लाख रुपये प्रोटेक्शन में नहीं तो तुम्हें शूट कर देंगे। वो बड़ा बिजनेसमैन सीधा थाना जाता है और वहाँ बताता है और थाने से एसपी दया नायक को इन्फॉर्म किया जाता है। और दोस्तों एसपी दया नायक बहुत अच्छा जाल बिछाते हैं और उस उद्योगपति की जगह पर खुद पैसा लेके जाते हैं बबलू के बताए स्थान पर। बबलू अपने टीम के साथ वहाँ पैसा लेने आता है और एसपी साहब उसे इज्जत से शराफत से पैसा दे भी देते हैं। बबलू जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, एनकाउंटर टीम के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बबलू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों तरफ से दोस्तों गोलियाँ चलती है, लेकिन फिर बबलू अपने आदमियों सहित मारा जाता है। दोस्तों मरने से पहले एसपी साहब जॉनी बारूद का भी पता पूछ लेते हैं, जो कि उसका साथी था, जो पैसा नहीं देता था उसे वो शूट करता था। मरते मरते बबलू जॉनी बारूद का एड्रेस बता देता है। अब एसपी दया नायक अपनी टीम के साथ जॉनी बारूद के घर को ही घेर लेते हैं और दोस्तों चारों तरफ से बम का प्रहार उसके घर पे करते हैं।
जो कि मोंटी शेट्टी के अड्डे से लेके आए थे। जानी बारूद का घर भी बारूद बारूद हो जाता है और घर समेत मलबे के ढेर में वो दफन हो जाता है। अब दोस्तों कालिया गैंग और भैरव गैंग दोनों का स्तंभ खत्म हो चुके थे। मुंबई में पूर्ण शांति आ चुकी थी। गैंगस्टर, बड़े बड़े माफिया, गुंडे सब एसपी दया नायक से थर थर कांपने लगे थे। या तो जमींदोज हो चुके थे, या अंडरग्राउंड हो चुके थे, या तो मुंबई छोड़ के भाग चुके थे। मुंबई में बिल्कुल शांति आ गई थी। तभी दोस्तों वो मिनिस्टर साहब जिन्होंने एनकाउंटर टीम का गठन किया था, वो एसपी दया नायक को बुलाते हैं अपने घर पर अकेले में और उनसे बोलते हैं कि मेरे ख्याल से अब एनकाउंटर टीम को बंद कर देना चाहिए, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब एसपी दया नायक बोलते हैं कि सर टीम बन चुका है तो इसे रहने दीजिए, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये टीम काम करेगी, एक अच्छा शुरुआत हमने किया है। तभी वो मंत्री हंसते हुए बोलता है कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक नेता को पुलिस की और गुंडे की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और दया नायक को बोलते हैं कि तुम अपने आप को हीरो समझ रहे हो, लेकिन तुम एक चींटी के बराबर भी नहीं हो। इस सिस्टम में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, तुम कहीं की नहीं हो। तुम जो समझ रहे थे कि तुम सिस्टम का काम कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुमसे करवाया जा रहा था। और तुम्हें समझाता हूँ। और एसपी दया नायक के कंधे पर वो मिनिस्टर हाथ रख के बोलता है, जो काम पुलिस नहीं कर पाती उस काम को हम गुंडे से करवाते हैं। हमारी राजनीतिक करियर में जो हमारे दुश्मन थे, जो हमारे विरोधी थे, हमने उसे गुंडों से मरवा दिया। और जब वो गुंडे मुझे आंख दिखाने लगे, उभरने लगे, तो मैंने उन गुंडों को शांत करने के लिए तुम जैसे निडर, बहादुर, जांबाज लेकिन मूर्ख ऑफिसर का इस्तेमाल किया। तुम इस सिस्टम के एक छोटा हिस्सा भी नहीं हो, तुम जीरो। आज जो ऋषि वक्त से मैं ये एनकाउंटर टीम को बंद करता हूँ। हाँ, लेकिन तुमने एक अच्छा काम किया है। अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, लेकिन मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज बनकर फैसला तुम्हें करना है। दोस्तों एसपी दया नायक बहुत दुखी होते हैं और अपने घर जाते हैं। बहुत देर तक एकांत में बैठ कर सोचते हैं कैसे वो राजनीति का शिकार बने, क्योंकि एसपी दया नायक ने 80 एनकाउंटर किया था। दोनों गैंग के 8 आदमियों के साथ उन्हें कई आदमी मारे थे। बहुत सोच विचार के बाद वो एक देश हित में बहुत ही भयंकर फैसला लेते हैं। दोस्तों वो फैसला आगे आएगा जो सुनकर आप हिल जाएंगे। और वो मिनिस्टर को फ़ोन करते हैं, अब बोलते हैं सर मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ काम करूँगा, आपका सिक्योरिटी इंचार्ज बन के काम करूँगा। नेता खुश हो जाता है। दोस्तों दूसरे दिन ही उस नेता का शपथ ग्रहण समारोह था। सभी नेता सर्वसम्मति से उसे अपना सुपीरियर मान चुके थे। आम पब्लिक की हजारों भीड़ थी दोस्तों, मीडिया खमाखम भरी हुई थी, पुलिस भी खचाखच भरी हुई थी। तभी उसके बॉडीगार्ड लॉबी में एक चेहरा दिखता है जो कि एसपी दया नायक का था। चेहरा काफ़ी गंभीर था, जैसे कोई फैसला कर रहे हों। और नेताजी का भाषण चल रहा था कि मैं मुंबई को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा, मुंबई के आम पब्लिक को मैं सब कुछ दूंगा, मुंबई को हमने क्राइम से मुक्त कर दिया। दोस्तों वो अपना गुणगान कर रहे थे। उनका भाषण समाप्त होता है, तभी एसपी दया नायक उनके सामने आते हैं। अब बोलते हैं सर अगर आपका परमिशन हो तो आपके गुणगान में मैं भी 2 लफ्ज़ बोलूँ। वो मिनिस्टर खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है। दोस्तों एसपी दया नायक माइक थाम लेते हैं, आम पब्लिक को संबोधित करके बोलते हैं कि आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम है एसपी दया नायक, मैं एनकाउंटर टीम का हेड था। दोस्तों उनको देखते ही पब्लिक खुशी से तालियां बजाना शुरू कर देती है, क्योंकि उनकी कीर्ति रोज अखबार में छपती थी और आम पब्लिक पढ़ती थी। और आज वो फेस टू फेस सामने देख रहे थे। सब पब्लिक जोर जोर से ताली मार रही थी। तभी एसपी दया नायक सबको शांत रहने का इशारा करते हैं और बोलते हैं जब क्राइम बढ़ जाता है और आम पब्लिक सुरक्षा के लिए हम लोग माफिया का एनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं। और ये गंदा काम हम लोग छुप छुपा करते हैं, इसका कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं होता। हमने अब तक 80 एनकाउंटर किए हैं, लेकिन सब छुप कर किए हैं, इसका कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है। लेकिन आज मैं एक एनकाउंटर करने जा रहा हूँ जिस सबका गवाह आप आम पब्लिक हैं। पूरी आम पब्लिक के सामने, पूरे पुलिस मीडिया के सामने मैं एक एनकाउंटर करूँगा। दोस्तों ये कहते ही पुलिस वाले कुछ समझते, मीडिया वाले कुछ समझते, आम पब्लिक कुछ समझती, इससे पहले ही दया नायक अपना पिस्टल निकालते हैं और उस मिनिस्टर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। दोस्तों चारों तरफ कोहराम मच जाता है। दया नायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों एसपी दया नायक को जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चलता है। लेकिन एसपी दया नायक ने जो कुछ भी किया था, उनके और मिनिस्टर के बीच जो बात हुई थी, सबका रिकॉर्डिंग वो कर लिए थे, क्योंकि उनकी आदत थी। वो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारा ऐसा सिस्टम रखते थे जो सब कुछ रिकॉर्डिंग होता रहता था, क्योंकि वो एनकाउंटर टीम के हेड थे। दोस्तों कोर्ट में सब कुछ पेश किया जाता है और सब पर्दाफाश हो जाता है कि नेता ने इन्हें कैसे मोहरा बनाया था। आखिरकार उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और दोस्तों एसपी दया नायक यही 31 जुलाई को रिटायरमेंट हुए हैं एसपी के पद से। आज से 3 दिन पहले
जो अपनी लाइफ में 80 एनकाउंटर किए थे। ये थी एसपी दया नायक की सच्ची कहानी दोस्तों। मैंने उनकी कहानी बताने की कोशिश की दोस्तों। अगर मुझसे कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे जितनी जानकारी थी उतना मैंने आपके सामने उजागर करने की कोशिश किया। कोई त्रुटि, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। और दोस्तों, एसपी दया नायक के लिए आपके दिल में अगर थोड़ा सा श्रद्धा हो तो एक कमेंट जय हिंद जरूर कीजिएगा। और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।